हमने बड़ी सिंपल सी चीज पढ़ी थी कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, एक बार ये क्लियर हो जाए कि हमारा डिमांड का कर्व क्या है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा प्रोडक्शन का कर्व, सप्लाई का कर्व क्या हो सकता है। सप्लाई का कर्व हमारा क्या होगा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस लेवल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि डिजायर्ड प्रॉफिट जनरेट कर सके, राइट। तो बेसिकली हमें देखना था, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हमारी क्या सेल्स हो सकती है, मतलब रेवेन्यू क्या जनरेट होगा, लेस कॉस्ट, राइट। तो तीनों ही चीजें हमें देखनी है कि हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, हमारा रेवेन्यू क्या होगा और हमारा कॉस्ट क्या होगा, राइट। प्रोडक्शन की जब हमने बात करी, हमने कहा जी प्रोडक्शन दो टाइम स्पैन में देखेंगे, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रन का मतलब जब सारे फैक्टर्स फिक्स्ड ना हो, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हो और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल। और लॉन्ग रन की बात करें तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो। प्रोडक्शन फंक्शन बड़ी सिंपल सी चीज बताई थी कि प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसे कि टेस्ट है, इनकम है, टेक्नोलॉजी है, 100 चीजें हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसका चार्ट क्या रहेगा शॉर्ट रन के अंदर, तो हमने देखा था एक बार प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज होगी, फिर हाँ जी, एक बार प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज होगी, बाबू किसी लेवल पे जाकर प्रोडक्शन नेगेटिव में चली जाएगी ना। आप वो टेबल क्यों नहीं याद रखते जो टेबल बताई गई थी कि एक हमारे पास टीचर है, फिक्स्ड हमारे पास तो प्रोडक्शन 8 है, दो टीचर है हमारे पास तो प्रोडक्शन सीधा 20 है, तीन टीचर है या 3 एम्प्लॉइज है हमारे पास तो प्रोडक्शन हमने क्या की थी 4 है तो 5 है तो एंड 6 है तो 7 है तो कांस्टेंट। एक बार इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुई 12, 16, फिर दोबारा डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुई, फिर एक ऐसा पोजीशन आ गया जहां पर 0 हो गई। हमारी फर्स्ट स्टेज कहां खत्म हो रही थी, सेकंड स्टेज कहां खत्म होगी, इससे ज्यादा अगर हम एम्प्लॉय करेंगे तो हमने देखा था कि प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 60 से ज्यादा स्टूडेंट बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर क्या है, 60 से ज्यादा स्टूडेंट हम बिठा नहीं सकते उस रूम के अंदर, क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास फिक्स्ड है। अगर ये भी वेरिएबल होता तो हम रूम इंक्रीज कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, स्पेस ज्यादा हो सकता था तो स्टूडेंट भी ज्यादा आ सकते थे। लेकिन शॉर्ट रन में हम क्या मान के चल रहे हैं, एक फैक्टर इज फिक्स्ड और दूसरा इज वेरिएबल। तो ये टेबल याद रखो बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है प्रोडक्शन में। तो सिंपल सा, पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से, फिर ये कौन सा पॉइंट आ गया, इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास एरिया स्टूडेंट बिठाने का ये फिक्स्ड है, राइट। तो फर्स्ट स्टेज देखो, इसके अंदर इंक्रीजिंग रेट से भी इंक्रीज होता चला गया और फिर हल्का सा डिक्रीजिंग रेट पे भी आ चुका। तो ये फर्स्ट स्टेज कौन सी वाली है, जहां पर हमारे पास 48 थे, 8 स्टूडेंट, 2 एम्प्लॉइज 20 स्टूडेंट, 3 एम्प्लॉइज 36 स्टूडेंट और 4 एम्प्लॉइज 16
राइट। ये कौन सा पॉइंट है? जब हमारा एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। जब हमारा एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। यहां तक आप कैलकुलेट करके देख लो, एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। पहले 2 की एवरेज क्या है? 20 डिवाइड बाय 2 10। फिर 3 की एवरेज क्या है? 36 डिवाइड बाय 3 12। 4 की एवरेज क्या है? 48 डिवाइड बाय 3। उससे अगला 5 में क्या था? 56। तो 56 डिवाइडेड बाय 5 क्या बैठेगी एवरेज? 11.2। तो 12 से कम आ गई। उससे आगे क्या था? 60 डिवाइडेड बाय 6 क्या बैठेगी एवरेज? तो ये कौन सी स्टेज पर हम खत्म कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेज, जहां पर हमारी एवरेज प्रोडक्शन क्या है? मैक्सिमम, राइट। सेकंड स्टेज कहां पर खत्म हो रही है हमारी? कहता है जी जब 660 था, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभी हमें थोड़ी ना पता है कि भाई इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगला एम्प्लॉय हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। जब हमने 7th एम्प्लॉय किया तब भी 60 रही। तो यहां जाके समझ में आया भैया और एम्प्लॉय करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुई नहीं हमारी। तो सेकंड स्टेज हमारी कहां पर है? यहां तक है, यहां तक नहीं। 6th में भी 60 रहा, 7th में भी 60 रहा। तो यहां समझ में आ गया भैया यहां रुक जाओ, क्योंकि 8th एम्प्लॉय करेंगे तो इंक्रीज तो होने के चांसेस है नहीं, हो सकता है डिक्रीज हो जाए प्रोडक्टिविटी। तो यहां डिक्रीज होने का मतलब क्या है? यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? एक एम्प्लॉय और हायर करने की वजह से प्रोडक्टिविटी क्या रह गई? नेगेटिव नहीं गई अभी तक भी, लेकिन यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? तो यहां पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो बच्चे उल्टा कम होने शुरू हो गए ज्यादा होने की बजाय। तो यहां पर हमारी सेकंड स्टेज खत्म हो गई इस स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज तो कहां ऑपरेट करना है हमें? यहां तक। इससे थोड़ा सा भी कम ऑपरेट करते हैं तो एक जो एक्स्ट्रा बच्चा आ सकता था वो नहीं आएगा, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं हुई। चाहे नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव एडिशनल चीज हम एक्वायर कर सकते थे वो हमने एक्वायर नहीं करी। 59 स्टूडेंट रह जाएंगे, 60 नहीं हो पाएंगे। तो कहता है बिल्कुल यहां तक जाओ, यहां पर भी मत छोड़ो। एक और एम्प्लॉय हायर करने की वजह से जेब से कुछ नहीं जा रहा, आप 10,000 रुपए उसे दे रहे हैं और 10,000 रुपए का ही आपको बेनिफिट हो रहा है लेट से। तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही, जेब से कुछ जा भी नहीं रहा, तो यहां तक रुक जाओ। इसके बाद जेब से जाना शुरू होगा, राइट। यहां तक अगर हम रुकते हैं तो यहां पर तो अभी तो 4 है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कहता है कहां रुकना है हमें? 0 पर। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सेकंड स्टेज। तो कहां ऑपरेट करना है? ठीक है जी। बहुत फेवरेट एमसीक्यू है कि क्या फर्स्ट स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होकर हाईएस्ट लेवल पर पहुंचकर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है? द आंसर इज इंक्रीज होकर हाईएस्ट लेवल पर पहुंचकर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है? द आंसर इज यस, राइट। एवरेज प्रोडक्टिविटी यहां तक इंक्रीज होती आ रही है, भी एक बार भी डिक्रीज नहीं हुई, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज के एंड पर एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होगी? तो एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती आ रही है, अभी तक डिक्रीज नहीं हुई। सेकंड स्टेज में डिक्रीज होनी शुरू होगी एवरेज प्रोडक्टिविटी, राइट। सेम चीजें हमने पढ़ी थी लॉन्ग रन के अंदर, कि भाई लॉन्ग रन में भी सेम ही चीज होगी हमारे पास, राइट। अब हमने रिवेन्यू देखा था, कॉस्ट। तो कॉस्ट को हमने देखा था कि भाई हम कॉस्ट को टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं या एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर शॉर्ट रन की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया? टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन की बात करें तो। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया? टोटल कॉस्ट, टोटल, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट होती नहीं। वी कैन चेंज एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अगर हम एवरेज की बात करें तो हमें क्या एनालाइज करना है? टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी, या टोटल का छोड़ ही दो, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, राइट।
और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड, तो कहता है जी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है शॉर्ट रन के अंदर, स्ट्रेट लाइन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होएगी, एक बार तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होएगी, क्योंकि शुरुआत में अगर एक बच्चा भी है तो भी टीचर को बुलाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, और हम कहते हैं अगर टीचर को 12,000 रुपये या 10,000 रुपये दे रहे हैं, टीचर कह रहा है इससे कम में तो मैं आऊँगा ही नहीं पढ़ाने, तो एक बार तो तेज़ी से इंक्रीज होएगी। बच्चे बढ़ेंगे तो भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। भाई चलो पहले एक स्टूडेंट था तो 12,000, 10 स्टूडेंट हो गए तो कह रहा है जी 1,500 रुपये पर स्टूडेंट तो लूँगा ही लूँगा, तो चलो जी 15,000 हो गए, तो सिर्फ कितनी बड़ी लेकिन कम रेट से, राइट। अब जब हमारा रूम फुल हो जाएगा, लेट से 30 स्टूडेंट हो गए जी, हमारे 30 स्टूडेंट तक वही 1,500 रुपये पर स्टूडेंट टीचर का रहा। अब दूसरे रूम में अगर पढ़ाना भी चाहेंगे तो दोबारा तेजी से बढ़ती है हमारी, तो एक बार तेजी से बढ़ेगी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगी। लगभग कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि पर स्टूडेंट 1,500 रुपये, फिर दोबारा से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है हमारी, राइट। और टोटल कॉस्ट तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ चलनी है, बीच का डिफरेंस कितना है? एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमारी 60,000, एक स्टूडेंट की एवरेज कॉस्ट 12,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी जी? फिक्स कॉस्ट 60,000, 10 स्टूडेंट की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 15,000, तो टोटल कितनी हो गई जी? तो बेसिकली टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा हमेशा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, राइट। क्लियर है चार्ट? आ जाओ जी, हम लोग कहां पर थे? इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। उसके बाद आइसो क्वांट देखेंगे। वैसे आइसो क्वांट क्या होता है? बजट लाइन से तो रिलेटेड होता है। देखो हम वैसे क्या करने की कोशिश करते हैं, हमने कहा जी हमें यह देखना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, हम लोगों को ये चीज देखनी है। हमने कहा कि जी एक काम करते हैं, पहले कॉस्ट कर्व बनाते हैं। हमने कॉस्ट कर्व बनाया जी, यहां से स्टार्ट होएगा कॉस्ट कर्व, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो रहेगी ना, तो इतनी तो कॉस्ट रहेगी, चाहे जीरो प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट कर्व यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे ये कॉस्ट कर्व हमारा। फिर हमने कहा जी रिवेन्यू निकालते हैं। रिवेन्यू क्या है? तो हमने देखा जी रिवेन्यू जीरो बेच रहे हैं तो जीरो रिवेन्यू, और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। अब इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है, तो रिवेन्यू क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। तो ऐसे जाके ये हमारा टोटल रिवेन्यू का आ गया, ये हमारा टोटल। अब टोटल रिवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा? तो एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम डिफरेंस तो यहां पर आ रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर होगा, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या कह रहे हैं? कहते हैं जब तक आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो तब तक प्रोडक्शन करनी चाहिए। यहां पर आपकी टोटल कॉस्ट है, मान के चलते हैं कि 30,000 रुपये टोटल रिवेन्यू, और कॉस्ट है 20,000 रुपये, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है जी क्रिएट। यहां पर आपकी जो टोटल रिवेन्यू है, यहां पर आपका टोटल रिवेन्यू, यहां पर आपका कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना, क्योंकि टोटल रिवेन्यू ऊपर है, टोटल कॉस्ट नीचे है, यहां तक कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना, चाहे 1 रुपया मिले। मैं कहता हूं एक एम्प्लॉय हायर किया जिसको तनख्वाह दे रहे हैं 10,000, लेकिन उससे बेनिफिट आ रहा है 10,000 1 रुपये, 1 रुपया एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना, कम तो नहीं मिल रहा ना। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि भैया यहां तक जाओ, यहां तक प्रोड्यूस करो, इससे ज्यादा प्रोड्यूस मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा कॉस्ट ऊपर चली जा रही है और रिवेन्यू नीचे। लेकिन इससे कम प्रोड्यूस करोगे तो जो आप अर्न कर सकते थे 1 रुपया वो अर्न नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो कॉस्ट ज्यादा होगी, रिवेन्यू
कम होगा। तो कहां तक प्रोड्यूस करना है, यहाँ तक, राइट। ये तो टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। अगर हम आइसो क्वांट देखें, आप अपनी बुक में देखिए, बुक लाए हो ना, नहीं लाए? तेरी तो मैंने रख ली ना, लाए हो बुक? किसके पास है? दिसंबर वाले सर मेरी जो बुक्स है वो आईटी के जब बैच मैंने फोन किया था, मैंने किया था, मैंने हमारे बुक में। हाँ जी, पेज नंबर है 78। आइसो क्वांट कहता है जी, जैसे हम लोग इनडिफरेंस कर्व बनाते थे। इनडिफरेंस कर्व क्या होता था? मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जहां पर कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इक्वल होगी, राइट। तो इनडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे बनाया जाता था, भाई इतनी कम ये मिले कंज्यूमर को, या ये मिले, या ये मिले, या ये मिले। कहता है ये है गुड ए, ये है गुड बी, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन इस कर्व पर मिले इक्वली सेटिस्फाइड होगा। ये सेम चीज हमारे पास, सेम तरह से हमारे पास क्या, आइसो क्वांट। हम मान के चलते हैं ये है जी हमारा आइसो क्वांट, ये है फैक्टर ए, लेट्स से, और ये है फैक्टर बी, लेट्स से लेबर टीचर, ठीक है। वो कहता है कि भाई इतनी आप लैंड यूज करो और इतने लेबर यूज करो, या फिर इतनी लैंड यूज करो और इतनी लेबर यूज करो, या फिर इतनी लैंड यूज करो, इतनी लेबर यूज करो, राइट। आप सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर सकते हो। तो इसने क्या कहा कि इस पॉइंट पे भी आप क्या हो, सेम, इस पॉइंट पे भी सेम, इस पॉइंट पे भी सेम। तो आइसो क्वांट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है, किया हुआ डिफाइन, locus of all combination of factors of production which produces a given level of output, which produces a given level of production. Same level of production, right? तो इसका कहने का मतलब है कि आप एक रूम 60 स्टूडेंट्स जितना यूज करो और एक टीचर यूज करो तो भी 60 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। आप 2 रूम यूज करो 30 स्टूडेंट्स वाले और 2 टीचर यूज करो तो भी 60 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। आप 3 रूम यूज करो 20 स्टूडेंट्स वाले और 3 टीचर यूज करो तो भी 60 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। तो यहां पर भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा, यहां पर भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा और यहां पर भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट आएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से कोस्ट कर्व हो गया। कोस्ट कर्व हो गया ना हमारा एक तरह से। क्या कह रहा है, जहां पर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आए, लोकस ठीक है जी। इसने कहा जी आइसो क्वांट 4 तरह के हो सकते हैं। एक तो आइसो क्वांट जो हमने यहां बना रखा है, इस आइसो क्वांट का क्या मतलब हुआ, पहली बात तो ये याद रखना, आइसो क्वांट पे दोनों साइड क्या लेके चल रहे हैं हम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स से यहां पर इस आइसो क्वांट का मतलब क्या हुआ, अगर चार्ट रीड करना थोड़ा सा आया है तो दोनों पॉइंट टच हो रहे हैं, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। यहां पर हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी लेबर, और यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी लैंड। तो क्या कह रहा है आइसो क्वांट अपने आप में, ये कहता है
कि both the factors of production are perfect substitute of each other. आप चाहो तो 100% लैंड यूज विदाउट लेबर, 100% लैंड यूज करके भी प्रोडक्शन कर सकते हो. आप चाहो तो 100% लेबर यूज करके विदाउट एनी लैंड भी प्रोडक्शन कर सकते हो. आप चाहो तो कुछ लेबर और कुछ लैंड यूज करके भी प्रोडक्शन कर सकते हो. इसका मतलब ये ऐसा आइसोक्वांट है जहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, राइट. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. क्लियर जी. फिर इसने कहा जी दूसरा क्या हो सकता है आइसोक्वांट. कुछ इस टाइप का. इसने एक पॉइंट और भी यहां डाल रखा है, लेट से लो हम भी डाल देते हैं. तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है. ठीक है. इसका इसने नाम दिया जी, ये तो लीनियर था हमारा, इसने इसका नाम दिया, ये चार्ट क्या कह रहा है. अगर चार्ट पढ़ना आता है तो पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं, चार्ट देखा याद आ गया क्या पूरे पेज पे लिखा हुआ है. चार्ट क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि भैया लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, या फिर मैं कहूं सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल ऑन लिमिटेड पॉइंट्स. और हमारे चार्ट में किस किस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है. ए, बी एंड सी. कहता है जी ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ये सी वाला भी पॉसिबल है. बस ये तीन ऐसे पॉइंट है जहां पर इतनी लेबर, लैंड और लेबर, कहता है इतनी लैंड और इतनी लेबर यूज करके जो प्रोडक्शन कर सकते हो, वही प्रोडक्शन इतनी लैंड और इतनी लेबर यूज करके कर सकते हो, और वही प्रोडक्शन इतनी लैंड और इतनी लेबर यूज करके कर सकते हो. बाकी किसी पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं. तो दोबारा बनाते हैं इसे एक बार. एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. क्या कह रहा है जी, ये वाला पॉइंट है हमारे पास ए, बी, सी. ये हम क्या बोलेंगे, किंग. और इस चार्ट को क्या बोलेंगे, इस आइसोक्वांट को क्या बोलेंगे, कहता है सिर्फ इन पॉइंट्स पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बाकी कर्व में किसी भी पॉइंट पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है. हम कहें कि यहां पर इतनी लैंड लेकर और इतनी लेबर लेकर हम सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट निकाले तो पॉसिबल नहीं है. कहता है सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट सिर्फ कितने पॉइंट पर पॉसिबल है, ए पर, बी पर एंड सी पर. क्लियर है जी. फिर इसने तीसरा कहा इसका मतलब बताना कोई. और पॉइंट ये ए है और ये बी है. इसका नाम दिया गया
क्या कह रहा है ये? कहता है ए और बी क्या शो कर रहे हैं? पॉइंट्स यही शो करते हैं ना, इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट? तो ए प्रोड्यूस करने के लिए इतना तो हमें लैंड और इतनी, और बी को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी लैंड और इतनी लेबर। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन कोई मतलब ही नहीं आ रहा, कहीं से अलग अलग पॉइंट ही आ रहे हैं सारे। सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है? तो in case of input output isoquant, the rate of substitution between the two factors of production is 0. No substitution. चार्ट बन नहीं रहा था, दो अलग अलग लाइन है। तो हमने अभी तक 3 पढ़े हैं। एक जहां पर 100% सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, उसने कहा जी लो ये स्ट्रेट लाइन है, 100% सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। दूसरा कहा जी लिमिटेड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल, इसने कहा कि किंग कब बनेंगे इसके ऊपर, उन किंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो ए बी सी, बस ये 3 पॉइंट पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, राइट? फिर इसने कहा जी तीसरा ये वाला जहां पर नो सब्स्टिट्यूशन, और चौथा इसने क्या कहा, चौथा नेक्स्ट पेज के ऊपर ऐसे कर्व दे रखे हैं। क्या एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर पॉइंट टच कर रहे हैं? तो इसका मतलब कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, या मैं कहूं कि ये वाला इसके बाद वाला एरिया है, उसके ऊपर तो कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कहाँ है सब्स्टिट्यूशन? कहता है जी बस इतने एरिया में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बस इतने एरिया में सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल। बस यहां पर आप ये ले सकते हैं, अलाउड है, आप ये ले सकते हैं, अलाउड है, आप ये ले सकते हैं, अलाउड है, लेकिन आप ये लेना चाहे तो अलाउड नहीं है, आप ये लेना चाहे तो अलाउड नहीं है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल टू, हमने किंगडम में क्या लिखा था, टू लिमिटेड पॉइंट्स, यहां क्या लिख रहे हैं, टू लिमिटेड पॉइंट्स पे नहीं, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट पे, यहां से लेकर यहां, ठीक है जी। इन्होंने रेंज वर्ड लिखा हुआ है, एक्सटेंट लिख लो, रेंज लिख लो, परसेंटेज लिख लो, टू सब लिमिटेड परसेंटेज तक, ना उससे कम में ना उससे ज्यादा में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, परसेंटेज लिख लो। तो मेन चीज है कि चार्ट दिया जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट लेके चलना, क्योंकि जून में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया टॉपिक, दिसंबर तक नहीं था ये टॉपिक जून में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आइसोक्वांट, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, आइसोक्वांट का मतलब क्या हुआ? अब नॉर्मल आइसोक्वांट लेके चलते हैं। आइसोक्वांट का मतलब क्या हुआ? क्या हम इस एरिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं? इससे बाहर तो जाके प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते ना हम, क्योंकि लैंड और लेबर की इन्होंने कॉम्बिनेशन दे दी, भाई ये कॉम्बिनेशन में ही आप काम कर सकते हो, इससे बाहर जाके तो प्रोडक्शन, भाई जो भी आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉम्बिनेशन ये बैठ रही है, इससे बाहर जाके तो आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। इससे अंदर प्रोडक्शन करेंगे तो इनएफिशिएंट। जब आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो तो इतना प्रोड्यूस कर रहे हो,
लेबर और लैंड को यूज करके, इसका मतलब यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर लेबर और लैंड एफिशिएंटली। आपके पास ये प्रोड्यूस कर रहे हो आप, जबकि आपके पास देखा जाए तो इतनी लेबर के लिए, इतनी लैंड के लिए इतनी लेबर अवेलेबल है। इसका मतलब ये लेबर क्या है, आपकी टाइम पास कर रही है बैठ के। भाई लैंड तो आप इतनी यूज कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग ये लेबर यूज कर रहे हो, जबकि आपके पास अवेलेबल इतनी है। तो इसका मतलब बाकी लेबर आपकी क्या कर रही है, सिर्फ इस साइड लैंड लिख लीजिए और इस साइड, तो ये क्या, वेस्टेज ऑफ लेबर, राइट। मतलब आप एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो आइसो क्वांट हमें ये बताता है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एफिशिएंटली अगर हम करें तो हम कितनी कर सकते हैं। ना इससे ज्यादा पॉसिबल है, और इससे कम कर रहे हो तो आप एफिशिएंटली यूज अब एक चीज तो तय होगी भैया, हम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम इतना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्यों ना कॉस्ट एनालाइज करें कि ये प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट बैठेगी। और जो कॉस्ट बैठेगी, मान के चलते हैं 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट बैठ रही है इस प्रोडक्शन लेवल पर, तो जो कॉस्ट बैठेगी क्या उतना रेवेन्यू भी जनरेट होगा, मार्केट में उतने रुपए की बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। कॉस्ट हमारी बैठ रही है 10 रुपीज पर यूनिट, मार्केट में सामान बिक रहा है, तो एक काम करने का कोई फायदा है? द आंसर इज नो। हम 10 रुपए में जो चीज बेच ही नहीं सकते, अभी तो प्रॉफिट नहीं जोड़ा, सिर्फ कॉस्ट देखी है। 10 रुपए में जो चीज बेच ही नहीं सकते, 9 रुपए में मार्केट में वो चीज अवेलेबल है, किसी भी वजह से अवेलेबल है, चाहे लोग आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन है, या आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, लोगों की टेक्नोलॉजी न्यू है, लेकिन कम से कम ये तो अंदाजा होगा कि हमें यहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका जो पेज नंबर दे रखा है, पेज नंबर है आपका 86। ठीक है, इसके अंदर जो 87 पे जो फर्स्ट फिगर दे रखी है, पहले मैं फिगर समझा दूं, फिगर क्या दे रखी है। फर्स्ट फिगर 87 पर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, इस टाइप में करके लिखा हुआ है, आइसो क्वांट 1, आइसो क्वांट 2, आइसो क्वांट, ये लिखा हुआ है इन्होंने, और साथ में लिखा हुआ है आइसो क्वांट 3 इज इक्वल टू 260, 2 इज इक्वल टू 125 एंड 1 इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि भैया देखो, आप इतनी लेबर यूज करो, इतनी लैंड और इतनी, तो आप कितनी प्रोडक्शन निकाल पा रहे हो, 50। तो आप चाहे यहां पर ये यूज करो या ये यूज करो, हमने आइसो क्वांट तो ये पढ़ा है ना, हर लेवल पर, हर पॉइंट पर सेम आउटपुट आएगा 50। यहां तक क्लियर है? अगर आप इससे ज्यादा यूज करते हो, इससे ज्यादा यूज कर रहे हो आप, तो आप कितनी प्रोडक्शन निकाल सकते हो? कितने का इंक्रीज हुआ, कितने का इंक्रीज हो रहा है? इसका मतलब एक तरह से क्या कहना चाह रहे हैं, कहता है जो भी लैंड प्लस लेबर फर्स्ट के केस में कितना आ रहा है जी, 50। जो भी लेट्स से 2L प्लस 2L सेकंड के केस में कितना आ रहा है, और उसके बाद तीसरे के केस में क्या कह रहा है, 3L प्लस में 3L मान के चल लेते हैं, वो क्या कह रहा है, इसका 75 और इसका डिफरेंस क्या आ गया, 135। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है 8, 12, 16 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। तो अगर ऐसा आइसो क्वांट दिया जाए तो आपको इनके बीच का डिफरेंस देख के क्या निकालना है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है।
राइट, या इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है। अगला क्या दे रखा है इन्होंने, सेम ही चार्ट दे रखा है। पहले वाले में क्या दे रखा है 50, अगले वाले में 100, अगले वाले में, तो इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस भी, तो ये कौन से वाला है, कांस्टेंट, राइट। उससे अगला चार्ट क्या दे रखा है, सेम टाइप का चार्ट दे रखा है, लेकिन यहां पर दे रखा है 50, 80 और, तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, तो ये क्या है, कहता है जी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। यहां तक क्लियर है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कहता है जी पहले तो एक चीज हमें क्लियर है कि जी हम ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं। आइसोक्वांट ने हमें बताया कि जी ये देखिए, ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, जो भी आपका बजट है उस बजट को यूज करके आप इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम लैंड यूज कर सकते हैं और इतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लस जो भी आप आउटपुट निकाल सकते हो लैंड और लेबर को यूज करके, वो इन पॉइंट्स के ऊपर निकाल सकते हो। इससे बाहर आप जा नहीं सकते, इससे अंदर आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब आप इनएफिशिएंटली अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हो, राइट। यहां तक तो क्लियर है बिल्कुल। तो नेक्स्ट पेज दे रखा है आपको, उसके अंदर आपको ये चीज दे दी, बस अब देख लीजिए आपका आइसोक्वांट क्या बैठता है, मतलब कहाँ बैठता है आपका, ये बीच वाला बैठेगा मैक्सिमम, तो आपको मैक्सिमम इतना आउटपुट निकालना है, क्योंकि इससे बाहर तो आप जा नहीं सकते। थोड़ा सिंपल सा ये चीज़ दे रखी है, जो चीज़ हम लोग वैसे यूज़ करते थे कि भैया ये हमारा कॉस्ट कर्व है, ये हमारा रिवेन्यू कर्व है, हमें कितना प्रोड्यूस करना है, यहाँ तक प्रोड्यूस करना है, वो चीज़ आइसोक्वांट के थ्रू ऐसे दे रखी है। ये आपका बजट आ गया भैया, इतना ही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बजट से बाहर नहीं जा सकते। इसके अंदर जो आइसोक्वांट टच कर रहा है, टेंजेंट है, बस उसको उठा लीजिए। इससे कम वाला लेंगे तो बजट के अंदर है, इनएफिशिएंट यूज है, इससे ज़्यादा वाला पॉसिबल नहीं है। दोबारा से हमने कहा जो भी आपका बजट है, कुछ भी एनीथिंग, उसका हमने कॉम्बिनेशन दे दिया भैया, इतनी तो आपके पास खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख के 1 लाख लैंड पर खर्च कर सकते हैं, मतलब आप 1 लाख के 1 लाख लेबर पर खर्च कर सकते हैं, मतलब, या फिर आप कुछ लैंड ले लीजिए लेट से, और कुछ, या फिर आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 1 लाख में कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, राइट। तो कुल मिला के 1 लाख है आपके पास, आप इससे बाहर जाके तो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात ये है। तो ये चीज तो क्लियर होगी जी हमारे पास। चलिए, हमारे पास एक लाइन तो आ गई। दूसरा हमने कहा जी आइसोक्वांट बनाना शुरू करते हैं। क्या क्या आपके पास आइसोक्वांट बन सकते हैं, मतलब जहां पर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगी, ये बन सकता है आइसोक्वांट, ये बन सकता है आइसोक्वांट, ये बन सकता है आइसोक्वांट, इसे मिला लो, या फिर
या फिर ये बन सकता है आइसो क्वांट। कहता है नीचे वाले आइसो क्वांट पे प्रोड्यूस करना चाहोगे? द आंसर इज नो, क्योंकि इनएफिशिएंट यूज ऑफ लेबर एंड लैंड हो जाएगी जो हमारे पास रिसोर्सेज है। ज्यादा वाले पे कर सकते हो? द आंसर इज नो, बजट से बाहर जा रहा है मामला। सिर्फ किस पे कर सकते हैं? मैक्सिमम बजट को यूज करते हुए सबसे हाईएस्ट आइसो क्वांट को टच करना है, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आए। खत्म भाई, इतना सा सारा कंसेप्ट है ये। तो दोनों याद रखने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ये पुराना है, लेकिन क्योंकि सिर्फ दिसंबर तक ही था तो एक दो अटेम्प्ट में तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात कह रहा है। कहता है जो पुराना कंसेप्ट था TR माइनस TC करके कर सकते हो, तो टोटल कॉस्ट का कर्व ये, टोटल प्रोडक्शन का कर्व ये, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या पॉइंट है? ये वाला। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहां पर आएगी? यहां पर। या फिर ये तो क्या था? ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हो? MR माइनस MC। तो यहां पर कहां तक प्रोड्यूस करना है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इन दोनों में याद रखना है कि 2 बार टच हो रहा है। फर्स्ट टाइम पे नहीं, हमें कौन से टाइम पे देखना है? फर्स्ट टाइम पे नहीं, हमें कौन से टाइम पे देखना है? हम दोनों ही बार कौन से पॉइंट को ले रहे हैं? कहता है व्हेन कॉस्ट कर्व इज टचिंग या कटिंग रिवेन्यू कर्व फ्रॉम द बॉटम। व्हेन कॉस्ट कर्व इज कटिंग रिवेन्यू कर्व फ्रॉम द बॉटम। इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम क्वांटिटी की, प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं और हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है, कम रेट पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक्स जनरेट हो रही है। अगर प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ाने से हमारी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू प्रोडक्टिविटी, तो डिस इकोनॉमिक्स है। राइट, तो इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जब हम कह रहे हैं कि जी 60 स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं और अभी तक कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? सिर्फ 30। तो सेम कॉस्ट के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ज्यादा पढ़ाने का मतलब कॉस्ट कम पड़ेगी हमें, तो इकोनॉमिक्स। जब हम कह रहे हैं जी 60 तो पूरे हो गए, दूसरे रूम में बिठाने पड़ेंगे जो 5 नए स्टूडेंट आए हैं, तो 5 स्टूडेंट के लिए नया टीचर एंगेज करना पड़ेगा, तो रेट ज्यादा पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? डिस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मींस रिडक्शन इन द कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मींस इंक्रीमेंट इन द कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। राइट, इकोनॉमिक्स या डिस इकोनॉमिक्स दोनों ही एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? वो फैक्टर्स जो कि फर्म के हाथ से बाहर है, और इंटरनल का मतलब वो फैक्टर जो कि फर्म के हाथ में है। आ जाओ जी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पहले इंटरनल। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देखिए, जहां ऑलरेडी हमने 60 का रूम लिया हुआ था और अभी तक कितने स्टूडेंट हैं? सिर्फ मैनेजमेंट तो 30 स्टूडेंट के लिए भी पूरी बिठा रखी होगी, रिसेप्शनिस्ट भी होगी 30 स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर भी होगा 30 स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसी रूम में 30 की जगह 60 बैठ जाए तो खर्चा तो इंक्रीज नहीं हुआ ये वाला मैनेजरियल का, बल्कि उन लोगों की एक्सपर्टाइज ज्यादा बढ़ेगी, वो ज्यादा मतलब जिसकी प्रोडक्शन लेवल ज्यादा होती है वहां पर नॉलेज ज्यादा मिलती है, एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है, एक्सपर्टाइज ज्यादा मिलती है। राइट, और खर्चा इंक्रीज होता नहीं।
तो ड्यू टू बेटर क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का मतलब जब हम थोड़े लेवल पे काम करते हैं, फंड्स थोड़ा सा चाहिए तो फंड्स महंगा मिलता है। अब आपको 10 लाख रुपए चाहिए काम करने के लिए, क्या पब्लिक इशू लाने वाले हैं 10 लाख का? पॉसिबल नहीं है। बैंक से लोन लेना पड़ेगा, कम से कम 10% 11% इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन 100 करोड़ रुपए का काम करना है तो पब्लिक इशू लाकर इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मानी जाए तो नील। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड। इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी जूते बनाने की, चप्पल बनाने की, वो क्या थी? लगभग ऐसा कटता है, स्ट्रेट तो नहीं कटता। इंडिया वाले कैसे बनाते थे? दोनों ऐसे डाई जो बना रखी थी कि दोनों पैर का एक बारी में फुट कट जाए, ठीक है। और ये बीच का क्या होता था सारा? चाइना वाले कैसे बनाते हैं? एक फैक्ट्री सिर्फ एक पैर का जूता बना रही है। जो ये बीच का इतना वेस्टेज है वो सारा उन्होंने क्या कर दिया? एक फैक्ट्री एक पैर का बना रही है, दूसरी फैक्ट्री दूसरे पैर का बना रही है, राइट। इंडिया में क्या होता था, जिस तरह ये है सर्कल ऑफ पट्टी जिसमें से सर्कल कटने हैं, ये सब क्या है? चाइना वालों ने मशीन बना ली, इसको भी क्या काटेंगे? छोटा सा सर्कल। तो ये कितने इंच का सर्कल और ये कितने इंच का सर्कल? 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का। वो कहते हैं वेस्ट में फेंक के क्या मिलेगा? चाहे ये इस सर्कल की कीमत 200 रुपए केजी है और स्क्रैप की कीमत है 50 रुपए, ये वाला सर्कल 100 रुपए में, 125 रुपए में तो काम आएगा, चाहे 200 रुपए किलो ना आए। लेकिन और यहीं से हमारे पास जो ट्रेंड चला था, ये जो हमारी नाली के ऊपर जाली लगी होती है, ये सारी जालियाँ वगैरह जितनी बनी होती है सब इस वाले सर्कल की बनी होती है, स्क्रैप वाले सर्कल की। या फिर जो 2 इंच की छोटी छोटी डिब्बी आई थी वो सारी इन्हीं सर्कलों की बनी होती है। हम लोग इसे वेस्ट में जाने देते हैं, वो लोग इसे बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो अगेन पॉसिबल कब है? जब हम कह रहे हैं बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज कर लेते हैं, कब पॉसिबल है? अगर जो इंसान 10 टन का काम कर रहा है, 10 टन पट्टी का, इनटू में 76%, ये तो मेन सर्कल निकल गया, कितना रह गया? जो साइड सर्कल होता है ये मैक्सिमम 5% निकलता है। 5% का मतलब कितना हो गया? ये 130 केजी पर, मतलब 130 केजी सर्कल के लिए पर मंथ आप कोई मशीन लगाने वाले हो, आपको छोड़ना जान देना, क्योंकि 130 केजी पे कितने का फर्क पड़ रहा है भाई? 50 की स्क्रैप बिक रही है, ये सर्कल 100 का बिक रहा है, तो 130 रुपए पर केजी पे कितने का फर्क पड़ रहा है? लगभग इतने रुपए का। आपको छोड़ना 6500 रुपए महीने के लिए 1 लाख की मशीन लगाऊंगा। लेकिन अगर यही प्रोडक्शन लेवल 100 टन का हो, यहाँ पर 1 जीरो और लग जाए, यहाँ पर 1 जीरो और लग जाए, तो अब कितने का फर्क आ गया? अब आप 1 लाख की मशीन लगा सकते हो 65,000 रुपये महीना बचाने के लिए। वही इकोनॉमिक्स जनरेट हो जाती है। हम वही पढ़ रहे हैं ना कि स्केल इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या इकोनॉमिक्स जनरेट हो रही है। हाँ जी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट। जब हमारा स्केल बड़ा होता है तो सारी चीजें ऑटोमेशन पे होती है, तो ब्रेक डाउन से डाउन टाइम्स हमारे कम हो जाते हैं। हमारा स्केल बड़ा होता है तो हम बाकायदा टेक्निकल बंदों को एम्प्लॉय कर लेते हैं, हमें बार बार बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है, राइट। इकोनॉमिक्स ऑफ इन्वेंट्रीज, फटाफट आती है, फटाफट जाती है। हाँ जी, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, सारे डोमिनोज के नाम का हर ब्रांच का अलग अलग एडवर्टीजमेंट कर रही है।
एक ही तरफ से एडवर्टीजमेंट हो रही है जिसकी कॉस्ट सब पे पड़ रही है। सोच के देखो वही एडवर्टीजमेंट हर ब्रांच को खुद करनी पड़ जाती है, कर ही नहीं सकते थे फैक्ट्री एडवर्टीजमेंट। एक सिंपल सी ब्रांच क्या टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे सकती है? ये तो 500 ब्रांच 1000 ब्रांच है, तो इसलिए टीवी पर एडवर्टीजमेंट देना पॉसिबल है क्योंकि पोस्ट सारी ब्रांचेस के ऊपर पूरी कर, राइट? हाँ जी, एडवर्टाइजिंग हो गया, रिस्क इकोनॉमिक्स हो गया। रिस्क इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्केल के केस में। जो हमारा स्केल है, मान के चलते हैं कि 3 सेंटर खोल लिए, एक सेंटर कम चल रहा है तो कोई नहीं यहाँ के टीचर को दूसरे सेंटर में प्लेस करेगा, बेस तो नहीं किया ना टीचर को, फ्री में बिठा के चल रही है तो यहाँ की चेयर्स वहाँ यूटिलाइज रहेगी। लेकिन अगर एक ही सेंटर है और वो कम चल रहा है तो नुकसान है, उसको रिकॉर्ड करने का कोई पर्सनल नहीं, राइट? हाँ जी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब फर्म के हाथ से बाहर है। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। इंडस्ट्रियल लेवल पर बात करना क्या मतलब है? मान के चलो कि एक ही फर्म है वजीरपुर में, एक वजीरपुर में, एक बादली में लगी हुई है, एक नरेला में लगी हुई है, इस तरह लगी हुई है, राइट? यहाँ पर पट्टी बन रही है। अब पट्टी के लिए बादली में फुड़ाई हो रही है, फुड़ाई भी एक प्रोसेस होता है। नरेला के अंदर तेजाब हो रहा है, फिर दोबारा बादली में वो वजीरपुर में वापस आ रही है। तो इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वजीरपुर वेल एस्टेब्लिश्ड हो, वहीं पर हर तरह की फैक्ट्री हो, मतलब स्केल पूरी इंडस्ट्री का ही इंक्रीज हो गया, तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें पड़ेगी? वजीरपुर में एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री में, दोबारा से वापस फैक्ट्री में जाएगी, राइट? मान के चलते हैं बैरियर है, बैरिंग, वो जी नरेला से मंगाने पड़ेंगे। मतलब जब तक नरेला से आएंगे नहीं तब तक फैक्ट्री बंद रहेगी क्योंकि हमारी मशीन के बैरिंग टूट गए। लेकिन वही चीज़ वजीरपुर में बन रही है तो 5 मिनट में बैरिंग वजीरपुर में आ जाएंगे, तो काम चलता रहेगा, राइट? तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, सबसे पहले इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब इंडस्ट्री वेल एस्टेब्लिश्ड होती है वहाँ बाकायदा एसोसिएशंस बन जाती है। एसोसिएशंस तो हर मार्केट के अंदर बन जाती है जो पूरी एस्टेब्लिश्ड होती है। एसोसिएशन मिनिस्ट्री के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती है। एक की आवाज़ कोई नहीं सुनता लेकिन एसोसिएशन की आवाज़ सारे सुनते हैं। मिनिस्ट्री के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती है, मीडिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन जल्दी आती है, इसलिए सही टाइम पर सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज चीपर टू द इंडस्ट्री एज अ होल एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर एक ही फैक्ट्री काम कर रही है तो अपने लेवल पर कितना रिस्क ले सकती है, लेकिन ऐसी 500 फैक्ट्री काम कर रही है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनोवेशन हर कोई करने की कोशिश करता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अपने बजट में रहकर। और एक भी फैक्ट्री का इनोवेशन कामयाब हो गया तो बेनिफिट तो सारी फैक्ट्रीज को मिलेगा, राइट? जैसे कि पहले 6 इंची की जो कटोरी होती थी वो 6 इंची के सर्कल में ही दबती थी। ये चढ़ते थे 1 किलो में 30। जब मैं काम करता था तब 1 किलो सर्कल का रेट था लेट से 100 रुपये, तो कटोरी पड़ती थी लगभग 5 रुपये की। ध्यान से सुनना। फिर एक भाई साहब ने दिमाग लगाया, उसी साइज को, मतलब इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाती थी, उसी साइज को लगभग कितने में कर दिया? 6.25 इंची में। 6.25 इंची में कितने सर्कल आने लग गए? 33। एक कटोरी कितने की पड़ती है? 5 रुपए की। तो मान लो कि 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा भी हो गया, तब भी 10 रुपये बचने शुरू हो गया एक्स्ट्रा। फिर भाई साहब मैंने जाके दिमाग लगाया कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, 7 का कोना तोड़ दो। जैसे कटोरी जो बनती है वो थोड़ी सी चारों तरफ से कोना होता है ना उसका, क्या फ़र्क पड़ता है? जो सस्ता लेना चाहता है 7 का कोना ख़त्म कर दो, ये वेस्टेज भी ख़त्म कर दो, बिल्कुल गोल बीडिंग कर दो। वही चीज़ कितने में बनने लग गई? सर्कल कितने बनने लग गए? मैक्सिमम 2 महीने में, 2.5 महीने में लोगों ने पकड़ लिया। तो बेनिफिट तो सबको ही मिलेगा भी इसका,
हाँ जी, इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे मैंने बताया कि अगर सारी सर्विसेज एक ही जगह हो, सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह हो, तो टाइम भी बचता है प्लस पैसा भी बचता है, ट्रांसपोर्टेशन भी बचती है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट। डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इंटरनल लिमिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। भैया रिस्क लेने से डरते हैं, मैनेजमेंट लिमिटेड होती है हमारे पास, टाइम लिमिटेड होता है, एनर्जी लिमिटेड होती है। ज़्यादा काम बढ़ाकर मैनेज ना कर पाए तो बंद होने की कगार पे आ जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होने की बजाय। जितनी बड़े बड़े आपने नाम सुने होंगे पहले, क्लोथ्स के, जिस तरह सीआराम था, लगभग मार्केट से खत्म हो गया क्योंकि काम तो ज़्यादा बढ़ा लिया लेकिन उसको मैनेज प्रॉपर्ली नहीं कर पाए। एडवर्टीजमेंट पे जितना पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं कर पाए, जो एक्सपर्ट रखने चाहिए थे वो नहीं रख पाए, अंदर से